अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, बहनों से, चाहे वो हिंदुस्तान के हैं, दुनिया के किसी देश के भी हैं, उन सब से आज ये है कि आज मैं उनके पूरे कमेंट्स और उनके वो पढ़ तो रहा हूँ मैं, लेकिन उनके नाम पूरे आज मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे बात आज आपके सामने रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात रखनी है। सबसे पहले मैं आप सभी जो इंसानियत के मानने वाले लोग हैं, जो इंसानियत को चाहने वाले लोग हैं, जो समाज की गंदगी से को साफ करने वाले लोग हैं, जो जाति धर्म ऊंच नीच से उठ करके अच्छी सोच वाले लोग हैं, उन सब से, तमाम दर्शकों से, तमाम चाहने वालों से, बहनों भाइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 2 मिनट का मौन हम सब जहाँ जहाँ भी हम देख रहे हैं, अपने घरों के अंदर है, जहाँ भी है, जो लाइव देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, हमारे प्यारे भारत के सबसे खूबसूरत हिस्से कश्मीर के एक शहर में, पहलगांव में, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सैलानी, जो पर्यटक, जो टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं, उन पर कायराना एक जानलेवा हमला हुआ, जिसमें काफ़ी लोग घायल हुए और बहुत सारे लोग जो है, लगभग 30 के करीब जो आंकड़े सामने आए हैं, वो वीर गति को प्राप्त हुए और उनको शहीद कर दिया गया। तो सबसे पहले मैं इस घटना में, इस टेररिस्ट अटैक में जो लोग वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिनको शहीद कर दिया गया, उनकी आत्मा की शांति के लिए और अपनी भावनाओं को, हम सब हिंदुस्तान के अलावा भी जो दुनिया के तमाम लोग हैं, इस घटना से दुखी होकर के, दुखी मन से उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन जहाँ जहाँ भी हम हैं वो रखेंगे, ताकि हम इस दुख की घड़ी में उन परिवार के लोगों के साथ, उनके दुख में जहाँ भी हम अपने अपने घर पर हैं, उसमें शामिल हो जाएं और अपनी तरफ से श्रद्धांजलि हम जहाँ जहाँ भी हैं उनको दे सकें। तो मैं 2 मिनट का मौन रखना चाहूँगा। तो आप सभी से भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप भी 2 मिनट का मौन कम से कम जो है वो उनकी आत्मा की शांति के लिए आप 2 मिनट का मौन सभी रखेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी ने 2 मिनट का मौन रखा और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए आप सभी ने उस परमपिता ईश्वर से, परमात्मा से, खुदा से, जिसने सारी दुनिया को पैदा किया, उनकी आत्मा की शांति के लिए आप सभी ने मौन रखा। साथ ही हम अपने रब से, जो परमात्मा से, जिसके अलग अलग नाम हर मजहब और हर रिलीजन के मुताबिक हैं, उनसे ये दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो लोग इस आतंकवादी घटना में जो लोग शहीद हुए हैं, खुदा उनके परिवार के लोगों को सब्र जमील अता फरमाए, उनको सब्र दे, उनको इस दुख की घड़ी में हिम्मत से काम लेने की शक्ति प्रदान करें, उनके बच्चों के अंदर शक्ति प्रदान करें, उनके पेरेंट्स के अंदर शक्ति प्रदान करें, ताकि वो इस दुख भरी घटना को सहन कर सकें। और जो दिवंगत आत्मा इस दुनिया से जा चुकी हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम दुआ करते हैं। ये न केवल मोमिन मलिक का, बल्कि ये दुनिया के तमाम लोगों का, एक जो लोग इंसानियत को मानते हैं, उनका फ़र्ज है कि इस प्रकार की अगर कहीं भी आतंकवादी घटना हो जाए और जो लोग उसमें मासूम और जिनका कोई कसूर ना हो, मासूम हो, जिनकी कोई लड़ाई किसी के साथ ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से वो कहीं रास्ते में जा रहे हो और उन पर अटैक हो जाए और वो वीर गति को प्राप्त हो जाए या शहीद कर दिए जाएं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे शहीद लोगों को, जो उनके परिवार को क्षति होती है, न केवल उनके परिवार को क्षति होती है, बल्कि पूरे देश को, पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत के मानने वालों को उसकी क्षति होती है और उसका दुख होता है। और ये दुख को समझने के लिए भी इंसानियत भरा दिल चाहिए, इंसानियत भरा माइंड चाहिए और इंसानियत जैसी सोच चाहिए। जिस से भरा दिल नहीं है, इंसानियत से भरी सोच नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है, तो उन लोगों को शायद इतनी बड़ी घटना का भी कोई एहसास ना हो। लेकिन जो लोग इंसानियत को मानते हैं, समझते हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं, उनको तो ये घटना ऐसे महसूस हो रही है जैसे कि उनके खुद का परिवार का कोई हिस्सा उनसे अलग हो गया है, उन्हें छोड़ के चला गया है। तो इस घटना की जितनी हम मजम्मत करें, जितनी हम इसका कंडेम करें, उतना कम है। और इसके अलावा हम भारत सरकार से भी ये अपील करते हैं कि जो इस प्रकार के टेररिस्ट अटैक है उनको रोकें और भारतीयों की जान माल, उनके परिवार की, पूरे भारत के अंदर जो लोग इससे हताहत हुए हैं उनकी देखरेख करें और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से और ज़्यादा इसको मजबूत और कड़ा करें। ये तो हो गया एक पहलू। अब भारत सरकार ने कुछ कदम इस मामले में उठाए हैं, जिनमें जो भारतीय दूतावास इस्लामाबाद में है और जो पाकिस्तानी दूतावास हमारे भारत में नई दिल्ली में है, उसको विड्रॉज किया है। उसकी कैपेसिटी, जो अधिकारियों की वहाँ पर कैपेसिटी होती है काम करने की, उसमें 50% से ज़्यादा उसमें रिडक्शन की है। जो 50 से ऊपर की संख्या होती थी उसमें कम से कम 30 लोगों को कर दिया गया है। बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। एयर जो रास्ते थे उनको भी बंद करने की कोशिश हुई है और पानी को भेजने वाली बात पर भी सरकार ने रोक लगाने की बात कही है। उधर दूसरे मुल्क ने भी इस प्रकार की बातें कही है कि वो समझौता को, जो शिमला समझौता, उनको कैंसिल कर देंगे। और भारत सरकार ने
कहा है कि जो पाकिस्तान के भारत के लोग जो भारत में हैं, वीज़ा पर जो लोग आए हुए हैं मंजूरी के साथ, उनको 24 आवर्स का जो है वक्त दिया है कि वो 24 आवर्स के अंदर भारत को लेफ्ट करके चले जाए। जो वीज़ा इशूज़ किए जा चुके थे भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के लोगों को, तो जो मंजूर भी जो वीज़ा हो गए थे उन वीज़ा को भी होल्ड पे रख दिया गया है, उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। इसी प्रकार जो भारत के लोग पाकिस्तान में गए हुए थे उनको भी अल्टीमेटम दिया गया है कि वो 30 अप्रैल से पहले जो है वो पाकिस्तान को छोड़ के चले जाए। और जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो वीज़े सैंक्शन किए हुए थे भारतीय लोगों के, उनको भी कैंसिल कर दिया गया है, उनको भी होल्ड पे रख दिया गया है। तो ये कार्रवाई जो है भारत की तरफ से भी हुई है और ये कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से भी हुई है। और ये ऐसा इस आतंकवादी घटना के कारण हुआ है जिसकी वजह से जो दोनों देशों के बीच में एक जो तनाव की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इतने लोगों का शहीद होना, इतने लोगों का हताहत होना, और वो भी न केवल एक भारत को व्यक्तिगत एक क्षति है, बल्कि भारत का बच्चा भारत के तमाम लोग इस दुख में वो शामिल है। तो ये सारी बातें हुई। अब जब भी इस प्रकार की आतंकवादी घटना होती है तो इस प्रकार की आतंकवादी घटना न केवल मानवता को शर्मसार करती है, मानवता को खत्म करती है, बल्कि इस प्रकार की घटना किसी भी देश की नागरिकों की सुरक्षा को भेद करके जो नुकसान पहुंचाती है उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है और उसके पूरी दुनिया के अंदर दूरगामी परिणाम होते हैं। और जो दो देशों के बीच में डिप्लोमेट एक डायलॉग्स होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं। जो डिप्लोमेट बातचीत होती है वो बंद हो जाती है। जो डिप्लोमेट्स आदान प्रदान होता है, व्यापार होता है, वो बंद हो जाता है। बॉर्डर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। वीजा बंद हो जाते हैं। जितने भी अधिकारी हैं उन सब का आना जाना बंद हो जाता है और बहुत सारी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं, जो टेररिस्ट अटैक है, वो लेके आती है अपने साथ। और उसका नुकसान आम नागरिक को, जो आम नागरिक है उनको उठाना पड़ता है। और वो आप सब देख रहे हैं। अब जो भारत सरकार ने पाकिस्तान के लोगों को 24 आवर्स में देश छोड़ने की बात कही है, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सीमा हैदर जो अपने 4 बच्चों को ट्रैफिकिंग करके दुबई के रास्ते नेपाल से सचिन और नेत्रपाल के जरिए से भारत में आई है, क्या ये 24 आवर्स उस पर लागू होते हैं? अब सवाल जो कानूनी सवाल है, जो देश जानना चाहता है, जो देश सुनना चाहता है कि जो भारत सरकार ने जो ये एप्रोप्रिएट एक्शन लिया है रिएक्शन पर, जो रिएक्शन वहां पर हुआ है उसके पर जो एक्शन लिया है, तो क्या ये सीमा हैदर पर ये लागू है, इम्पोज है? तो बीइंग ए एडवोकेट और इंटरनेशनल केसेस को डील करने के नाते मैं अपना ओपिनियन आपको बताना चाहता हूं कि ये 24 आवर्स सीमा हैदर पे भी लागू होते हैं। जो भारत सरकार ने डिप्लोमेट एक चैनल के माध्यम से जो सिक्योरिटी काउंसिल, जो सुरक्षा समिति की एक बैठक की है, उस बैठक में जो भारत सरकार ने जो फैसला किया है कि भाई पाकिस्तान के जितने नागरिक भारत में हैं वो 24 आवर्स के अंदर भारत को छोड़ दें, जो ये फैसला लिया गया, इस फैसले के अंदर वो लोग जो पाकिस्तान से वीज़ा लेके भारत में आए हैं उन लोगों पर ये सब लागू होता है।
जो टेम्परेरी वीज़ा लेके आए हुए, जो हिंदू शरणार्थी भारत में आए हुए हैं उन पर तो ये लागू नहीं होता, लेकिन जो शरणार्थी नहीं है और वीज़ा लेके आए हैं सार्क उसके अधिवेशन उसके तहत, जो संधि के तहत जो है वो वीज़ा लेके आए हुए हैं, जो टूरिस्ट या पर्यटक वीज़ा लेके आए हुए हैं उन लोगों पर, या बिजनेस वीज़ा लेके आए हुए हैं उन लोगों पर ये लागू होता है। और जो लोग इलीगल भारत में एंट्री करे हुए हैं उन पर भी ये लागू होता है। लेकिन सीमा हैदर के मामले में चूंकि एफआईआर दर्ज है और मुकदमे भी चले हुए, इसलिए सीमा हैदर को डिपोर्ट करने में सरकार के लिए एक जो है वो बड़ी बाध्यता है ये केस। इसलिए सरकार को चाहिए कि 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन अधिकारी के माध्यम से एक अर्जी दे, बेल कैंसिल कराए और उसको जेल में रखे, क्योंकि उसको खुला छोड़ना ये हमारे भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, दुखदाई है। हमारे भारत की सुरक्षा के लिए सीमा हैदर को बाहर बेल पे छोड़ना वो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस बात को मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूं, लेकिन किसी के समझ में कोई बात नहीं आ रही है। सीमा हैदर हमारे भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस बात को जितनी जल्दी हमारी सरकार समझ लेगी, जितनी सरकार है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो हमारी पुलिस है, जो हमारे इदारे हैं, वो जितनी जल्दी इस बात को समझ लेगी उतनी जल्दी जो है हम सब भारतीयों की सुरक्षा को करने में उनको आसानी होगी। वरना तो हम पर यूं ही अटैक होते रहेंगे। पहले बस पर अटैक हुआ, अब हमारे सैलानियों पर अटैक हुआ, और ये दंश हमें झेलने पड़ेंगे। हम कितने दिनों से आपको कह रहे हैं, कितने दिनों से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये सीमा हैदर हमारी एक ट्रेंड लेडी है, इसको ट्रेंड, बिल्कुल ट्रेंड है, और ऐसी ट्रेंड है कि ये सबको धोखा देने में माहिर है, सरकार की आंखों में धूल झोंकने पर ये माहिर है, लोगों की धूल झोंकने पर ये माहिर है, ये वकीलों की आंखों में धूल झोंकने पर माहिर है, अदालत की को गुमराह करने पर ये माहिर है, और ये एक्सपर्ट है। और इसका एक मकसद है जो भारत की सरजमीन पर भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूं, लेकिन किसी के कानों में जू नहीं रह रही है, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है इस बात को। सीमा हैदर का एक खास मकसद है भारत में पैर फैलाना, अपनी जड़ें फैलाना, अपनी जड़ों को मजबूत करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, उनको अपने फैन बनाना, उनसे ताल्लुक करना, ताकि अगर 12 या 14 लाख लोग तक वो पहुंच चुकी है तो उनमें कुछ लोग हमारी सुरक्षा एजेंसीज में भी काम करते हैं, कुछ हमारी आर्मी में भी काम करते हैं, कुछ पुलिस में भी काम करते हैं, कुछ ऐसे जहां पर हमारी जो हथियार की फैक्ट्री है वहां पर भी काम करते हैं, जहां पर हमारी सुरक्षा के इंतजाम है, जो हमारे परमाणु हथियार हैं, जो दूसरे हथियार हैं, वहां भी लोग कुछ काम करते होंगे, कुछ वैज्ञानिक भी काम करते होंगे। हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट में काम करता होगा, और इस औरत ने हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए एक जरिया बनाया है जो हमारी समझ और अकल में नहीं आ रही है। इसको खुला छोड़ना, बेल पे बाहर रखना हमारी भारतीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। हम नागरिक बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और हम पर कहीं भी कैसे भी कुछ भी हो सकता है। क्यों हमारी देश की एजेंसीज इस चीज को नहीं समझ रही है? क्यों पुलिस जो है वो क्यों नहीं समझ रही है? इसकी थाली लेके पूजा करना बंद कर दो भाई। ये हमारे देश की बिल्कुल नहीं हो सकती। यह हमारे देश को नुकसान तो पहुंचा सकती है लेकिन कभी फायदा नहीं पहुंचा सकती। खाली मात्र तिरंगा लेकर के खड़ा होना और भारत माता की नारे लगाना अपने आप को छुपाने के लिए, अपने कर्मों को छुपाने के लिए, अपनी इंटेंशन और सोच को छुपाने के लिए, चोला ओढ़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हमारे माननीय
प्रधानमंत्री जी की तारीफ की जा रही है, हमारे माननीय गृह मंत्री जी की तारीफ की जा रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ की जा रही है। वो सब इसलिए कि ये हमारे भारत की सरकार की आंखों में धूल झोंक सके, अपने आप को सुरक्षित कर सके और अपने पैर को भारत में जमा सके, और जमाने के बाद ये भारत की धरती पर रह करके यहीं पे हमारी छाती पे मूंग दले और हम ही को नुकसान पहुंचाए, और हमारे पे पुलवामा में जो ना इस प्रकार की घटना हो, और हमारे बसों पर अटैक हो, हमारे नागरिकों पर अटैक हो, और हम इसी प्रकार लुटते पिटते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला ना हो। अरे सरकार की तारीफ करेंगे, हम करेंगे, हम भारतीय हैं, हमने अपनी सरकारों को चुना है। हमारे अंतरराष्ट्रीय नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं अमित शाह जी, जो इस देश की सुरक्षा को चला रहे हैं, जो हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, रात दिन वो मेहनत करते हैं। अब भी जब ये मामला हुआ तो वो कश्मीर के अंदर गए, वहां पर बैठ के की सुरक्षा का जायजा लिया, उसकी जानकारी माननीय प्रधानमंत्री जी को दी, माननीय राष्ट्रपति जी को दी। वो 24 घंटे में 1 या 1.5 घंटे मुश्किल से आराम कर पाते हैं, रात दिन देश की सुरक्षा के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। हमारे देश की एजेंसीज, पुलिस डिपार्टमेंट, वो सब देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश के फौजी बॉर्डर पे खड़े होकर के हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। हम उनकी तारीफ करेंगे, हम उनके काम की तारीफ करेंगे, हम भारतीय करेंगे, उनको वोट भी देंगे, जिताएंगे भी, सरकारें भी लाएंगी, लेकिन इस सीमा हैदर की ना तो वोट है ना इसकी सपोर्ट है। इसकी बात में आप, हम और सब क्यों फंसे? क्यों जो ये मक्खन लगाना चाह रही है, क्यों ये माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में तारीफ करके, पार्टी के बारे में तारीफ करके, योगी जी के बारे में तारीफ करके, अमित शाह जी के बारे में तारीफ करके हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है, और हम मूर्ख बनते जा रहे हैं भाई, हम देश की जनता मूर्ख बनते जा रहे हैं। हमें इस चीज को समझना होगा, समझना होगा। जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग अकल के अंधे हैं, उनके लिए देश की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती अगर वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी मैं भारत सरकार से यह अपील करना चाहूंगा, तुरंत प्रभाव से जो फैसला आपने लागू किया है, 24 आवर्स के अंदर हर पाकिस्तानी भारत छोड़ के जाएगा, यह फैसला इस पे भी लागू हो, और 24 आवर्स के बाद कल ही कोर्ट में सरकार एक एप्लीकेशन लगाए और इसकी बेल को कैंसिल करे, उसको जेल में रखे। मैं तो ये भी नहीं कहता इसको डिपोर्ट करो, मैं कहता हूं इसको खुले में मत छोड़ो। ये छुप के घर से गाड़ियों में बैठ के कहीं घूमती फिरती है, कोई इसको देखने वाला नहीं है, जब चाहे जहां चाहे उधर निकलने की कोशिश करती है, और किसी दिन ये बहुत बड़ा कांड करके सीधी नेपाल के रास्ते ही भाग जाएगी। हम और आप देखते रहेंगे कि कहां गई, कुछ भी नहीं कर सकेंगे हम। तो इसको खुले में छोड़ना हमारी बहुत बड़ी गलती है। इसकी बेल एप्लीकेशन को कैंसलेशन करने के लिए सरकार फटाफट बेल एप्लीकेशन लगाए, इसको कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन लगाए, इसकी बेल को कैंसिल करे, उसको जेल में रखे, भले ही 1 साल रखे, 4 साल रखे, 10 साल रखे, पूरी उम्र रखे, लेकिन वहां पर हद और दायरे में रहेगी, वहां रह करके वो आम नागरिकों की पहुंच से बाहर हो जाएगी, और हमारे देश की सुरक्षा को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा अगर ये संपर्क नहीं कर सकेगी। लेकिन जब तक ये संपर्क करती रहेगी, लोगों से संपर्क करती रहेगी, लोगों के टच में आती रहेगी, तो हमारी सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा ये पैदा करती रहेगी। किसी को क्या पता कौन सा फोन ये यूज कर रही है, कौन सी ऐप ये यूज कर रही है, कौन सी इंफॉर्मेशन कहां से किस आदमी से ये कलेक्ट कर रही है, उनको कहां भेज रही है, उनका कैसे दुरुपयोग कर रही है, इस बात का किसी को नहीं पता। ये कभी भी हमारे देश की नहीं हो सकती। अरे हमारे देश की जनसंख्या 1,50,00,000,000 से ज्यादा है। क्या ये सिर्फ एक इलीगल आई हुई महिला के दम पर ही हम सब पूरे भारतीय चल रहे हैं, कि ये एक महिला की प्रेजेंस को होने से हमें कोई नुकसान है या कोई फायदा है?
अगर ये एक महिला जेल के अंदर चली जाएगी जिस पे एफआईआर भी दर्ज है, जिस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इसकी बेल कैंसिल होकर के अंदर चली जाएगी, तो क्या हमारी 1 अरब 50 करोड़ जनसंख्या पे कोई फर्क पड़ेगा? हम सब तो मूल भारतीय हैं, हम सब तो भारत के रहने वाले हैं, हमारी जनसंख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये भारतीय नहीं है। इसको जिस प्रकार से अंतरिक्ष के अंदर हम किसी सैटेलाइट को सेट करते हैं, इस प्रकार से अगर इसको सीमा हैदर को भारत में हम किसी भी प्रकार की शरण देते हैं या खुला छोड़ देते हैं, तो वो हम अपनी सुरक्षा में सबसे बड़ा होल और छेद करके पक्का सैटेलाइट की तरह इसको जो है यहाँ पर सेट कर रहे हैं, और जो हमारे आने वाले दिनों में हमारे लिए और बड़ा नुकसान दुखदायी साबित होगा। मैं पिछले 1.5 साल से ये बात कह रहा हूं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसको जेल करें, इसकी बेल कैंसिल कराएं, और जो इसके 4 बच्चे हैं उनको फौरन, क्योंकि वो हमारे भारतीय कानून में किसी प्रकार का अपराध उन पे नहीं बनता, उनको फौरन से जो है डिपोर्ट किया जाए। चाहे वो पाकिस्तान सरकार को ना दे, वो नेपाल सरकार को दे दे। नेपाल सरकार की मर्जी है, वो अपने पास रखे या वो आगे भेजे, क्योंकि नेपाल बॉर्डर के रास्ते से ये बच्चे अंदर आए। पाकिस्तान सरकार से कोई बात करनी है तो मत करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी भी नहीं है। जैसा सरकार अच्छा समझे वैसे करे। इसको नेपाल सरकार को दे दे, क्योंकि नेपाल बॉर्डर से ये भारत में आए थे, और इसको जेल करें। और जो एक गंद इसने फैला रखा है उसको खत्म करें। और जो हम भारतीयों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस खिलवाड़ को बंद करें। कब तक करेंगे आप इसको कब तक सहेंगे आप? भारत के लोग इसको कब तक सहेंगे? हम नहीं सहेंगे। हम भारतीयों की सुरक्षा पहले है, हम भारतीयों की सुरक्षा पहले है, हमारी देश की सुरक्षा पहले है, हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा पहले है, देश के नागरिकों की सुरक्षा पहले है। हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो सरकार इसकी बेल कैंसिलेशन के लिए जो है वो एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करे, इसकी बेल को खारिज कराए, और इसको जो इतना 1.5 साल से जो 2 साल 2.5 कितने होने जा रहे हैं, कितने दिनों से पुलिस लुक्का छुपी का केस खेल रही है रूपपुरा की पुलिस, उसको खत्म करके इसकी चार्जशीट पेश करे और इस पर ट्रायल चलने दें, इसको सजा कराएं। अरे अब तो शर्म कर लो, अब तो शर्म करो। इतने भारत के नागरिक हमारे मारे जा रहे हैं और हम इसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, हम इसकी बैठ के पूजा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए यार। मेरा मकसद इसको डिपोर्ट कराना नहीं, मेरा मकसद भारत से इस गंदगी को साफ करना है और इसको जेल कराना है। और ये मैं करा करूंगा, मैं वेट कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि पुलिस इसमें क्या करती है। देश की सुरक्षा को पहले मानती है या सीमा हैदर को पहले मानती है? देश की पुलिस के सामने 2 ऑप्शन है। नंबर 1, देश की सुरक्षा, देश के नागरिकों की सुरक्षा को अहमियत देती है या सीमा हैदर को देती है? ये सब पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है और आपसे सवाल कर रही है और करेगी कि आप देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को मानते हो या जो हमारे देश के नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को मानते हो, या आप सीमा हैदर को अपनी बुआ बना करके जो है प्रोटोकॉल दे रहे हो? क्यों नहीं आप इसकी चार्जशीट को पूरा कर रहे हो? क्यों नहीं कोर्ट में इसकी चार्जशीट को दिया जा रहा है? क्यों नहीं इस पर ट्रायल चलाया जा रहा है? इसके सपोर्टर कहते हैं जी सनातन में आ गई। अरे भारत में सनातनी कम है क्या? भारत के सनातनी कम पड़ गए क्या? भारत में 1 अरब से ज्यादा, 50 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है। 1 अरब 15 करोड़ सनातनी भारत में रहते हैं कि नहीं रहते?
40 और 38 करोड़ मुस्लिम को छोड़ दो अगर आप, तो बाकी तो 1 अरब 20 करोड़ जनसंख्या जो है वो हिंदू भाइयों की है, वो सब सनातनी नहीं है क्या? या 1 अरब 20 करोड़ सनातनियों से ज्यादा ये महिला ज्यादा बड़ी सनातनी है? भारत के लोगों की कोई अहमियत नहीं है क्या जो सनातन यहां पहले से है? 1 अरब की जनसंख्या, 20 करोड़ की जनसंख्या सनातन लोगों की है, जो कट्टर सनातनी है, जो अपने धर्म को फॉलो करते हैं, जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, उनकी शिक्षाओं को फॉलो करते हैं। या इसी औरत के आने से तुम्हारा जो है वो काम चल रहा है? इसी एक औरत के आने से छूचक लेके जा रहे हैं जी, छूचक लेके जा रहे हैं। अरे जाओ उनके आंसू पोंछो जा करके, जिनके लोग शहीद हो गए वहां पर पहलगाम के अंदर, जिनके माथे का सिंदूर मिटा चुके वो आतंकवादी, उनके घर जाओ, उन बहनों के लिए आंसू पोंछो जा करके। किसी एक को तो बहन बनाओ, किसी एक के तो घर जाओ, उनके आंसू पोंछो जा करके, उन मासूम बच्चों के सर पे हाथ रखो जा करके। ये पाकिस्तान से आए हुए आपको भांजा बनाते हो, भांजी बनाते हो। अरे जो हिंदुस्तान के जो मासूम बच्चे जो शहीद, जो आज इतने लोगों को वहां शहीद कर दिया है, वो मासूम जरा जरा से बच्चे, किसी के सर पे तो हाथ रखो जाके और उनको कहो कि मैं तुम्हारा मामा हूं, तुम मेरे भांजे हो, बहन रो मत, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा हक अदा करूंगा। किसी एक बहन को तो बहन बनाओ, किसी एक मां के तो बेटे बन के देखो कि तुम्हारा बेटा चला गया, मैं तुम्हारा बेटा हूं और मैं तुम्हारा फर्ज अदा करूंगा। किसी एक बच्चे के तो सर पे हाथ रख के देखो। नहीं है तुम्हारे में हिम्मत, नहीं कर सकते तुम लोग। तुम सिर्फ कार्ड खेल सकते हो, कार्ड, पत्ते, चाल, तुरप खेल सकते हो। शकुनी मामा की तरह तुम सनातन के नाम पर उसको रिप्रेजेंट करके सीमा को तुम तुरप के चाल खेल सकते हो, पत्ते खेल सकते हो, आंखों में धूल झोंक सकते हो भारत सरकार की, भारत के लोगों की, भारत की एजेंसीज की, भारत के तमाम डिपार्टमेंट्स की आंखों में तुम धूल झोंकने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन तुम उन शहीदों के बच्चों के पास कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं खड़े हो सकते तुम लोग उनके लिए। और मोमिन मलिक कहते हो कि मोमिन मलिक केस लड़ता है, वहां के लोगों के लिए केस लड़ता है। अरे मैं मोमिन मलिक लड़ता है तो जो हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी नौजवान, चाहे वो गुजरात के हैं, समुद्री एरिया के, चाहे वो महाराष्ट्र के हैं, दीव के हैं, दमन के हैं, या श्रीलंका तक जितना भी समुद्री एरिया लगता है, जो कराची में जो बॉर्डर क्रॉस करके वो पाकिस्तान की सीमा में पकड़े जाते हैं और वहां की आर्मी उनको पकड़ के जेलों में बंद कर देती है, मोमिन मलिक तो उनको छुड़ा के लेके आता है। मोमिन मलिक खाली पाकिस्तान के लोगों के केस को लड़ता है। मोमिन मलिक तो अपने उन भारतीयों के जो पाकिस्तान की जेलों में बंद है उनसे जाके मुलाकात करता है, उनको कानूनी सहायता देता है, उनको भारत में लेके आता है। मोमिन मलिक तो पाकिस्तान की जेलों से भारतीयों को भारत में लाना चाहता है, इसलिए ये केस लड़ता है। वरना मेरी कोई मजबूरी नहीं, मैं 2 मिनट में उठाकर फाइल फेंक दूं ऐसे दूर, मुझे जरूरत नहीं ऐसे केसों की, 2 सेकंड के अंदर फेंक दूं। किसी से चवन्ने नहीं लेता मोमिन मलिक, ना इन लोगों से लेता है, ना भारत के जो लोग वहां की जेलों में बंद है, ना उन लोगों से लेता है। उनके लिए भी फ्री काम करता है और इनके लिए भी फ्री काम करता है, इंसानियत के लिए, ताकि 2 देशों के बीच में जो नफरत है और उन नफरतों के बीच में जो लोग पिस रहे हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है, उनकी मदद करने वाला कोई भी वकील नहीं है,
कोई उनकी मदद को तैयार नहीं है और वो लोग सालों सालों से जेलों के अंदर पड़े रहते हैं। मोमिन मलिक उनके लिए कोशिश करता है, उनको जेलों से निकाल के उनके घरों तक, उनकी बेटियों तक, उनकी माओ तक, उनकी बीवियों तक, उनके बच्चों तक पहुंचाने का काम करता है। वो मोमिन मलिक है। 7 जन्म भी ले लोगे ना, 7 जन्म भी मोमिन मलिक की सोच तक तुम नहीं पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। कभी सोचा है कितना मुश्किल काम है दो देशों के बीच में जहां पर नफरत है वहां पर इंसानियत के लिए काम करना, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना। दो देशों के बीच में जहां नफरत है उसमें काम करना एक इंसान के लिए कितना मुश्किल भरा है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस प्रकार के टेररिस्ट अटैक उसकी सारी कराई मेहनत को मिट्टी में मिला देते हैं। जितनी भी उसने मेहनत करी इंसानियत के लिए, इस प्रकार के अटैक सारी कराई मिट्टी फेर देते हैं, सब मेहनत खराब। जिस प्रकार एक किसान अपनी खेती के अंदर खेती करता है और जब फसल काटने का टाइम आता है तो एक आंधी जोर की आती है, बारिश जोर की चलती है और सब कुछ बहा के ले जाती है। एक बाढ़ चली आती है पानी की, सब फसल को बहा के ले जाती है। तो ये टेररिस्ट अटैक न केवल मानवता पर टेररिस्ट अटैक है, बल्कि जो इंसानियत के लोग काम करते हैं उनकी सारी मेहनत को मिट्टी मलेट कर लेती है और उसको बाढ़ की तरह बहा के ले जाती है। हम किसी काबिल भी नहीं रहते, हम कुछ बोलने के काबिल नहीं रहते। मां सिवा दुख जाहिर करने के, अफसोस जाहिर करने के, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाता है इंसानियत का। कुछ भी नहीं बचता। कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी बचता हो। एक इंसान बड़ी मेहनत से अपना पेट काट के मेहनत कर करके अपना बैंक बैलेंस बचाता है ताकि अड़ी बीड़ी में काम आ जाए, और जब वो बुढ़ापे की तरफ या उस अवस्था की तरफ होता है जहां पर उसको उस पैसे की जरूरत होती है, जहां उसने मेहनत करके मजदूरी करके अपना पेट दबा के उस पैसे को उस बैंक में रखा, और जब उसको जरूरत पड़ी उस बुढ़ापे की तरफ तो वहां पर वो बैंक जो है दिवालिया घोषित हो जाए या उसमें डकैती पड़ जाए या वो बैंक जो है वो अपने आप को मर्ज कर ले और वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे और चवन्नी भी उस जमा करने वाले आदमी को ना मिले। वो पोजीशन होती है कि इंसानियत का काम करने वाले लोगों को इस प्रकार के टेररिस्ट अटैक। अरे धर्म पूछ के गोली मार रहे हो यार, ये कहां का न्याय है? कहां का धर्म है? किस मजहब में लिखा हुआ है कि तुम जो है वो जिस मजहब को तुम फॉलो करते हो वहां पर किस मजहब में लिखा हुआ है कि दूसरे धर्म के लोगों को गोली मारो, और वो भी पूछ के? कहां लिखा हुआ है ये बात? भारत के जितने भी मुसलमान हैं वो सब हिंदू ही तो थे। उनके बड़े, उनके बाप, उनके परदादा वो सब लोग हिंदू ही थे। जो कन्वर्ट हुए, जो इस्लाम की शिक्षा से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने आप को चेंज करके इस्लाम धर्म में वो लोग गए, वो सब हमारे बुजुर्ग, हमारे फोरफादर, हम सब हिंदू ही तो थे भाई। तुम हमसे क्या पूछते हो कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? अगर तुम हिंदू हो तो ठैं, अगर तुम मुसलमान हो तो तुम बच जाओ। हमसे पूछते हो यार? भारत का एक एक मुसलमान, एक एक जो अपने रब को, ईश्वर को मानता है, वो हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, खड़ा था और हमेशा खड़ा रहेगा। तुम्हारी ये गंदी सोच हम भारत में पूर्ण नहीं होने देंगे कि हिंदू है तो गोली मार दो, मुसलमान है तो साइड में कर दो। नहीं, नहीं चलने देंगे ये। अगर मोमिन मलिक वहां घटना में होता तो जिस वक्त तुम ये पूछ रहे थे कि हिंदुओं को गोली मार दो, तो मोमिन मलिक अपनी छातियों को छलनी कर देता
और पहले उससे हिंदू भाई का गोली लगने से पहले अपने आप पे छातियों पे